नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद इंग्लिश अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम यहाँ पर बात करेंगे अनसीन पैसेज की। जी हाँ, आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक पोर्शन आपने देखा होगा, कॉम्प्रिहेंशन नाम से आता है। तो पहले मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मीनिंग बता दूं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होते हैं। थ्रू सेंटेंस अरेंजमेंट और थ्रू अनसीन पैसेज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपकी ग्रामर की उतनी नॉलेज काम नहीं आती है, बल्कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल काम आती है। तो आप जो भी तरीका यूज करते हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, वो सही है। अगर आपको उस बेस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं, आप आंसर दे पा रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो तरीका सही। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्हें अनसीन पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत होती है, या फिर वो उनकी रीडिंग स्पीड या अंडरस्टैंडिंग स्पीड उतनी नहीं है, तो उनके लिए यहां पर एक सोल्यूशन दिया जा रहा है। एक सिंपल से स्टेप्स हैं, मतलब इन स्टेप्स के बिना भी आप अगर सॉल्व करते हैं और आपका अनसीन पैसेज सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे पैसेज को थोड़ा सा कम टाइम में और थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया जाए, उसके ये स्टेप्स हैं कि कैसे हम जो है स्पेशली उनकी जिन्हें इंग्लिश इतनी तेजी से पढ़ने और समझने की हैबिट नहीं है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए। और दूसरी चीज ये है कि आप अनसीन पैसेज अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात के बारे में कभी मत सोचिए कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की भी कोई ट्रिक होती है, या हम जितना टाइम बिना पैसेज पढ़े ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ऐसा आप कभी मत सोचिए, चाहे कोई भी आपसे ऐसा कहे, क्योंकि अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। और दूसरी बात, अनसीन पैसेज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप उस अनसीन पैसेज को पढ़ना ही पड़ेगा, आपको उसे समझना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम आते हैं इस पे स्टेप्स टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज, कि कैसे एक अनसीन पैसेज को हम कुछ स्टेप्स के थ्रू थोड़ा सा ज्यादा इजी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पर वो है एक्यूरेसी, कि अनसीन पैसेज अगर हम इन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। खासतौर से अगर नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, ऐसा कोई एग्जाम है, ज्यादातर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पर यह बहुत जरूरी है कि अनसीन पैसेज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके जितने भी आंसर दें, भले हम 100% आंसर ना दें, जो भी दें वो सही दें। तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स जो कि हम एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए फॉलो करते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ के इतनी आसानी से या इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, या जिनकी अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, या फिर जिनका अनसीन पैसेज अक्सर गलत हो जाता है पेपर में, या उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेप, रीड ओनली क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी चूंकि हमारी मदर टंग रही है, उसमें हम पहले पैसेज पढ़ें या क्वेश्चंस पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश को पढ़ के समझना और फिर उसका मीनिंग निकालना थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो यहां पर लिखा है रीड ओनली क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले 5 या 10 जितने क्वेश्चंस का पैसेज हो, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ लें विदाउट ऑप्शंस। आपको आंसर के ऑप्शंस नहीं देखने हैं, क्योंकि अभी ऑप्शंस देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसेज आपने पढ़ा नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, रीड ओनली क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले जो भी 5 या 10 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम एक बार रीड कर लेते हैं कि आखिर उससे ये पता लग जाता है कि पैसेज किस बारे में है, वो पैसेज किस बारे में है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हम ये कोशिश नहीं करते कि अब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर वहां पर मिल जाएंगे, वहां पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। रीड ओनली क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन केवल इसलिए पढ़ने हैं ताकि एक बार हमें यह पता लग जाए कि पैसेज किस बारे में है, और जब हमें ये पता हो कि पैसेज किस बारे में है, किन चीजों का डिस्कशन पैसेज में किया गया है, तब इंग्लिश के पैसेज को पढ़ना और समझना हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान होता है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक हो, तो ये हमें केवल क्वेश्चंस पढ़ते हुए, या कोई स्टोरी होगी, हो सकता है हमारी पढ़ी हुई स्टोरी हो, तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के पता लग जाएंगी। इसलिए पहला स्टेप यही होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस जो भी 5 या 10 दिए उन्हें एक बार पढ़ लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पैसेज किस बारे में है और आगे इस पैसेज में अब क्या बात होने वाली है। सेकेंड स्टेप,
रीड द पैसेज केयरफुली, बिना इसके तो अनसीन पैसेज सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। जो भी टाइम आपको लगता हो कोशिश करिए कि कम से कम टाइम लगे, लेकिन इतना टाइम जरूर दीजिए उस पैसेज को पढ़ने में कि आपको वो समझ में आ जाए। रीड द पैसेज केयरफुली, यहां पर केयरफुली इसलिए लिखा गया है कि ना तो हम पैसेज को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें कि हमें समझ में ही ना आए, और ना ही इतना आराम से पढ़ें कि काफी टाइम उसी में लग जाए। केयरफुली का मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ हम उस पैसेज को एक बार पढ़ लें स्टोरी की तरह। यहां पर एक मैं बहुत खास बात आपको बताने जा रहा हूं कि पैसेज में हो सकता है आपको कई वर्ड्स के मीनिंग ना आए, या हो सकता है कितने भी वर्ड्स के मीनिंग ना आ रहे हो। उसके बावजूद अगर आपको पैसेज की स्टोरी, उसका जो सार है, उसकी जो समरी है वो समझ में आ जाए, तो आप आंसर्स दे सकते हैं और आपके आंसर्स मैक्सिमम सही भी हो सकते हैं। तो हर एक वर्ड की पैसेज में मीनिंग आना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात उनके लिए जो ये सोच के अनसीन पैसेज नहीं सॉल्व करते कि हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, हमें इस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही, उस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं। पैसेज पढ़ के अगर आप उसकी समरी समझ गए तो आप आंसर दे पाएंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन जहां ऐसे होंगे कि इस वर्ड का मीनिंग बताइए, तो वहां पर हो सकता है वो एक दो क्वेश्चन आप ना कर पाए, लेकिन पैसेज पढ़ने के बाद बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो रीड द पैसेज केयरफुली, फर्स्ट स्टेप हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए एक बार। सेकंड स्टेप हमने बहुत अच्छी तरह से केवल एक बार, बार बार नहीं, एक बार उस पैसेज को पूरा पढ़ लिया, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया लगे किस बारे में क्या क्या बात कहां पर हो रही है। थर्ड स्टेप, आंसर द क्वेश्चंस। सिंपल सा स्टेप है कि पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े, पता चला पैसेज किस बारे में है, उसके बाद हमने पैसेज पढ़ लिया, समझ में आ गया कि पैसेज में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा हम पढ़ते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे। यहां ये मत सोचिए कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसे हो गया। अब दोबारा हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कैसे? विद ऑप्शंस। अब तो हमें ऑप्शंस भी देखना होगा, आंसर द क्वेश्चंस। जैसे यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आंसर द क्वेश्चंस आपका ये मतलब नहीं है with considering proper options। यहां पर आंसर हम देंगे, लेकिन आप सारे ऑप्शंस को देख के एनालाइज करके उसके बाद हम आंसर देंगे। फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इतना करने के बाद भी हमारे सारे आंसर्स नहीं आते। जरूरी नहीं कि 5 नंबर का अगर अनसीन पैसेज है और बहुत इजी नहीं आया तो आप सारे आंसर दे पाए, या 10 नंबर का है तो हो सकता है आपसे 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पहली बार में, 6 हो, डिपेंड करता है, किसी किसी के 2 या 3 ही होते हैं। तो यहां पर ये है, आंसर्स द क्वेश्चंस विद कंसीडरिंग प्रॉपर ऑप्शन। सभी ऑप्शंस देख के हम सही आंसर देते हैं, लेकिन यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपका 100% पैसेज सॉल्व ही हो जाए, सारे आंसर आप दे लें। हो भी सकता है, अगर कोई इजी आता है या जिसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप यहां पर बचता है, ब्रीफली रीड एंड आंसर द रिमेनिंग, कि एक अटेम्प्ट हम करते हैं, एक अटेम्प्ट दोबारा बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 या 4, जो भी क्वेश्चन, डिपेंड करता है पैसेज के क्वेश्चंस की क्वांटिटी पर, जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए ब्रीफली, संक्षिप्तता है, पूरा पैसेज में नहीं पढ़ना है, संक्षिप्तता केवल उन लाइनों को, अब पैसेज पढ़ के हमें ये तो पता लग ही जाता है कि किस पैराग्राफ में कहां पर क्या बात हो रही है। तो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार रीड कर लेते हैं उस पार्ट को, कि शायद हमें बचे हुए के भी आंसर मिल जाए। स्पेशली ये जैसे ऑनलाइन एग्जाम में, फॉर बैंकिंग एग्जाम्स में काफी थोड़ा सा बड़े पैसेजेस आते हैं, तो वहां के लिए ये है कि एक बार में सारे आंसर ना देके जो इजी थे वो हमने कर लिए, और दोबारा एक बार फिर ब्रीफली रीड करके हम आंसर देने की कोशिश करते हैं, बस। इसके बाद कोई स्टेप नहीं लिखा है कि हम तीसरी बार भी पढ़ें, चौथी बार भी पढ़ें, उससे कोई फायदा नहीं, आपका काफी टाइम चला जाएगा, उतने टाइम में आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में दूसरी बार एक बार हल्का सा पढ़ के जहां जहां पे हमें लगता है कि आंसर मिल सकते हैं देने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर जो भी हमारा वहां पर स्कोर होता है हमें उससे जो है सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि अनसीन पैसेज आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को चेक करता है। जरूरी नहीं, ये कोई फॉर्मूला या ग्रामर नहीं है कि जहां पर आप 100 में से 100 स्कोर करें। अगर आपके 10 में से 10 क्वेश्चंस, 15 में से 15 या 5 में से 5 हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 5 में से 3 या 4 भी हो रहे हैं, 10 में से 7 या 8 हो रहे हैं, जैसा भी स्कोर हो रहा है अबव 60% या अबव 70%, तो उसमें भी आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस हैं स्कोर करने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 रीजन है इस बात को बताने के, कि आप बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर दें अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में, बार बार पढ़ने में, पहली चीज। और हो सकता है उतना करने के बाद भी हम ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनर ने बनाया है पेपर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई गलत आंसर ही दे दें।
तो एक तरफ ये दिक्कत है कि निगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे और दूसरी चीज काफी टाइम भी देना पड़ेगा। इसलिए सिंपली उसको आप दोबारा में जो भी आंसर आप दे सकें वो दें, बस मैक्सिमम आपका स्कोर वहां पर हो जाए। और अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम या क्वेश्चंस गलत कर देने की या तुक्का मार देने की वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका, फिर मैं बता रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक करने के लिए, केवल आपकी समझ को चेक करने के लिए। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि सिंपली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली क्या स्टेप आपको अप्लाई करने हैं। इनसे अलग तरीके भी आप अगर यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्हें दिक्कत होती है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में, और एक जो थोड़ा सा जाना माना प्रैक्टिस किया हुआ थोड़ा सा आसान और एक्यूरेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया तरीका है, वो ये स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिन्हें कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस पैसेज को अच्छे से समझने में। क्या, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट स्टेप, रीड द क्वेश्चंस ओनली, केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे विदाउट ऑप्शन। सेकंड, रीड द पैसेज केयरफुली, अच्छे से एक बार पूरा पैसेज पढ़ जाएंगे, चाहे हमें बीच में कुछ वर्ड्स के मीनिंग आ रहे हो या नहीं। थर्ड, आंसर द क्वेश्चंस विद कंसीडरिंग प्रॉपर ऑप्शंस, आंसर देंगे हम उन क्वेश्चंस के, कैसे, सारे ऑप्शन एक बार देख के, वो एक अंडरस्टूड बात है कि वहां पर हमें ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, लेकिन हम जो भी हमें इजीली आते जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। फोर्थ स्टेप, ब्रीफली रीड एंड आंसर द रिमेनिंग मतलब बचे हुए, जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए संक्षिप्त यानी ब्रीफली एक बार फिर से रीड कर लेना वहां पर जहां हमें आंसर मिल सकते हैं, और उनके आंसर देना, और इसके बाद इस क्वेश्चन को, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देना जितना भी आपका स्कोर हुआ। तो ये एक सिंपल से स्टेप्स थे। अगर आप पैसेज में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या देखिए पैसेज में अच्छा स्कोर करने का जो फॉर्मूला है वो ये भी नहीं है, उसका केवल एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। अगर आप डेली 15 मिनट भी, सिर्फ 15 मिनट भी डेली अगर आप इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हैं और उनमें उन वर्ड्स के मीनिंग देख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, डेली अगर इतना भी आप कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो वहां पर कोई भी पैसेज या पैराग्राफ या स्टोरी है तो आप अच्छे से उसको कम टाइम में समझ पाएंगे। और साथ ही अगर डेली आप एक अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हुई। ये और भी अच्छी बात है कि आप अनसीन पैसेज के थ्रू ही अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करें। बट डेली 10 या 15 मिनट मिनिमम आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे कोई बुक, चाहे न्यूज़पेपर, कोई स्टोरी या कोई प्रीवियस पेपर, वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके अनसीन पैसेज के लिए, सबसे ज्यादा वही मदद करेगा वहां पर। उसके बाद बारी आती है इन स्टेप्स की, कि इन स्टेप्स के थ्रू हम उस पैसेज को कम समय में थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। सो होप कि ये जो नॉलेज है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बार अनसीन पैसेज को सॉल्व करके जरूर देखिए। ये आपके लिए बेहतर ही होगा और कहीं ना कहीं आप ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।